सिंहासन बत्तीसी, सिंहासन बत्तीसी, संस्कृत सिंहासन द्वात्रिंशिका, विक्रमचरित एक लोक कथा संग्रह है। प्रजावत्सल, जननायक, प्रयोगवादी एवं दूरदर्शी महाराजा विक्रमादित्य भारतीय लोक कथाओं के एक बहुत ही चर्चित पात्र रहे हैं। प्राचीन काल से ही उनके गुणों पर प्रकाश डालने वाली कथाओं की बहुत ही समृद्ध परंपरा रही है। सिंहासन बत्तीसी भी ऐसी ही 32 कथाओं का संग्रह है, जिसमें 32 पुतलियां विक्रमादित्य के विभिन्न गुणों का कहानी के रूप में वर्णन करती हैं। सिंहासन बत्तीसी भी बेताल पच्चीसी या वेताल पंचविंशति की भांति लोकप्रिय हुआ। संभवत यह संस्कृत की रचना है, जो उत्तरी संस्करण में सिंहासन द्वात्रिंशिका तथा विक्रमचरित के नाम से दक्षिणी संस्करण में उपलब्ध है। पहले के संस्कर्ता एक मुनि कहे जाते हैं, जिनका नाम क्षेभेंद्र था। बंगाल में वरुचि के द्वारा प्रस्तुत संस्करण भी इसी के समरूप माना जाता है। इसका दक्षिणी रूप ज्यादा लोकप्रिय हुआ कि लोक भाषाओं में इसके अनुवाद होते रहे और पौराणिक कथाओं की तरह भारतीय समाज में मौखिक परंपरा के रूप में रच बस गए। इन कथाओं की रचना बेताल पंचविंशति या बेताल पच्चीसी के बाद हुई, पर निश्चित रूप से इनके रचनाकाल के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। इतना लगभग तय है कि इनकी रचना धारा के राजा भोज के समय में नहीं हुई। चूंकि प्रत्येक कथा राजा भोज का उल्लेख करती है, अतः इसका रचना काल 11वीं शताब्दी के बाद होगा। इन कथाओं की भूमिका भी कथा ही है, जो राजा भोज की कथा कहती है। 32 कथाएं 32 पुतलियों के मुख से कही गई हैं, जो एक सिंहासन में लगी हुई हैं। यह सिंहासन राजा भोज को विचित्र परिस्थिति में प्राप्त होता है। एक दिन राजा भोज को मालूम होता है कि एक साधारण सा चरवाहा अपनी न्यायप्रियता के लिए विख्यात है, जबकि वह बिल्कुल अनपढ़ है तथा पुश्तैनी रूप से उनके ही राज्य के कुम्हारों की गायें, भैंसें तथा बकरियां चराता है। जब राजा भोज ने तहदीदात कराई तो पता चला कि वह चरवाहा सारे फैसले एक टीले पर चढ़कर करता है। राजा भोज की जिज्ञासा बढ़ी और उन्होंने खुद भेष बदलकर उस चरवाहे को एक जटिल मामले में फैसला करते देखा। उसके फैसले और आत्मविश्वास से भोज इतना अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने उससे उसकी इस अद्वितीय क्षमता के बारे में जानना चाहा। जब चरवाहे ने, जिसका नाम चंद्रभान था, बताया कि उसमें यह शक्ति टीले पर बैठने के बाद स्वतः चली आती है, भोज ने सोच विचार कर टीले को खुदवाकर देखने का फैसला किया। जब खुदाई संपन्न हुई तो एक रात सिंहासन मिट्टी में दबा दिखा। यह सिंहासन कारीगरी का अभूतपूर्व रूप प्रस्तुत करता था। इसमें 32 पुतलियां लगी थी तथा कीमती रत्न जड़े हुए थे। जब धूल मिट्टी की सफाई हुई तो सिंहासन की सुंदरता देखते बनती थी। उसे उठाकर महल लाया गया तथा शुभ मुहूर्त में राजा का बैठना निश्चित किया गया। ज्यों ही राजा ने बैठने का प्रयास किया, सारी पुतलियां राजा का उपहास करने लगी। खिलखिलाने का कारण पूछने पर सारी पुतलियां एक एक कर विक्रमादित्य की कहानी सुनाने लगी तथा बोली कि इस सिंहासन, जो कि राजा विक्रमादित्य का है, पर बैठने वाला उसकी तरह योग्य, पराक्रमी, दानवीर तथा विवेकशील होना चाहिए। बहुत समय पहले राजा भोज उज्जैन नगर पर राज्य करते थे। राजा भोज आदर्शवादी, सामाजिक एवं धार्मिक प्रवृत्ति के न्यायप्रिय राजा थे। समस्त प्रजा उनके राज्य में सुखी एवं संपन्न थी। संपूर्ण भारतवर्ष में उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। उन्हीं के समय से चली आ रही कहावत, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, आज भी जनसाधारण को प्रभावित करती है। उज्जैन नगरी में कुम्हारों की एक चर्चित बस्ती थी। इस बस्ती के कुम्हार मिट्टी से आकर्षक और मनमोहक बर्तन बनाते थे। उनके द्वारा बनाए बर्तनों और आश्चर्यजनक कार्यों को दूसरे राज्यों में बड़े ही सम्मानपूर्वक देखा जाता था।
यही कारण था कि इस बस्ती के सभी कुम्हार संपन्न और सम्मानित थे। कुम्हारों की इस बस्ती के आसपास मिट्टी के छोटे बड़े टीले थे, जिनकी मिट्टी बड़ी सुगंधित और चिकनी थी। राजा भोज के शासनकाल में प्रत्येक व्यक्ति संपन्न एवं सुखी था। कृषि भी होती थी और किसी भी प्रकार की कोई कमी न थी। इसी बस्ती में कई वर्षों से एक गडरिया भी काम करता था, जिसका नाम सूरजभान था। सूरजभान के घर से कुछ ही दूरी पर उसका एक घनिष्ठ मित्र रहता था। दोनों पड़ोसी होने के साथ साथ एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि एक दूसरे के लिए अपनी जान तक दे सकते थे। लेकिन एक बार छोटे बच्चों के मध्य झगड़े को लेकर दोनों में अनबन हुई तो दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदलती चली गई। लेकिन सूरजभान ने अच्छे अवसर की तलाश कर फिर से दोस्ती को सहज बना दिया। लेकिन दूसरे गांव का एक व्यक्ति उनकी दोस्ती से नफरत करता था और उनकी दोस्ती तुड़वाना चाहता था, किंतु उसे कोई मौका नहीं मिल रहा था। सूरजभान और उसके दोस्त को उस व्यक्ति के ईर्ष्यालु स्वभाव की कोई परवाह नहीं थी। वे दोनों 10-10 आदमियों पर भारी पड़ सकते थे। दोनों बड़े आराम से गांव के आसपास के क्षेत्र के लोगों के पशुओं को चराया करते थे। एक दिन कुम्हार जब मिट्टी खोद रहा था तो मजबूत ईंट, मूर्तियां और घर गृहस्थी का बहुत सारा सामान निकल आया। समस्त राज्य में यही चर्चा थी कि कभी वहां किसी राजा का दरबार था। वह महल भयानक भूकंप के कारण देखते ही देखते तबाह हो गया। धीरे धीरे इस मिट्टी के ऊंचे टीले पर कुम्हारों ने अपनी बस्ती बना ली। इसका मुख्य कारण यहाँ की चिकनी और लोचदार मिट्टी थी। सूरजभान का एक लड़का था, जिसका नाम चंद्रभान था। चंद्रभान भी सामाजिकता में अपने पिता के पद चिन्हों पर ही चल रहा था। वह भी अपने पिता की तरह लोगों की भलाई करता था और सभी से मैत्रीपूर्ण व्यवहार करता था। जब लोग टीले की खुदाई करके उसमें मिलने वाले सामान को उठाकर ले जाने की कोशिश करते तो चंद्रभान उस सामान के बारे में कहता कि धरती माँ से प्राप्त वस्तुओं पर जनता का समान अधिकार है। कोई भी व्यक्ति इन सामानों को व्यक्तिगत नहीं मान सकता और ये सभी में बराबर बराबर बंटनी चाहिए। लोग उसकी बातों का उपहास उड़ाते थे और मूर्ख कहकर उस पर हंसते थे। चंद्रभान शरीर में तो कमजोर था, किंतु दिमागी ताकत में वह किसी से कम नहीं था। वह प्रत्येक दिन टीले पर जाता और लोगों को खुदाई में मिलने वाले सभी सामानों को बराबर बराबर हिस्सों में बांटता। धीरे धीरे लोग उसका सम्मान करने लगे थे। उसका यह स्वभाव देखकर कुछ लोग स्वार्थवश उससे नफरत करने लगे। कुछ लोग कभी कभी उससे नजरें बचाकर टीले से मिट्टी खोदकर मूल्यवान वस्तुओं की चोरी जैसा कार्य भी कर लेते थे। मगर सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह होती थी कि जब चंद्रभान को चोरी से खुदाई करने वाले लोगों का पता चलता तो वह उन लोगों से सामान वापस लेकर सामान का पुनः बंटवारा कर देता था। धीरे धीरे चंद्रभान के इस तरीके की चर्चा पूरे राज्य में फैलने लगी कि चंद्रभान एक न्यायप्रिय बाला लड़का है। गांव के समस्त लोगों ने उसको अधिक सम्मान देना शुरू कर दिया। चंद्रभान की सभी बातें ज्ञान ध्यान की होती थी। वह लोगों को टीले पर एकत्रित कर लेता और उन्हें ज्ञान ध्यान की बातें बताता था। सभी लोग ध्यान लगाकर उसकी बातों को सुना करते थे। कभी कभी गांव के लोगों के बीच अन्य गांव के लोग भी शामिल हो जाया करते थे और उसकी बातें सुनकर राज्य के अन्य लोगों से भी चर्चा करते। चंद्रभान जब टीले से उतरकर अपने घर की ओर जाता था तो उसका व्यक्तित्व सभी लोगों को आकर्षित करता था। चंद्रभान हमेशा की तरह प्रत्येक सुबह उस टीले पर चढ़ जाता और आने वाले लोगों की बातें सुनता और कुछ न कुछ समाधान प्रस्तुत करता। उसकी बातों को सुनकर लोग अब अमल करने लगे थे। एक दिन चंद्रभान ने आने वाले लोगों से एक सवाल किया कि हमारे राज्य का राजा कौन है? तो कुछ लोगों को राजा का नाम तक याद नहीं था। किसी ने तो उसका चेहरा भी नहीं देखा था।
बल्कि एक ने कहा, जब हमारे गांव में राजा आया तो पूरे गांव की फसल सैनिकों के आने से बर्बाद हो गई और पूरे गांव को साल भर भूखा मरना पड़ा। चंद्रभान ने लोगों की बातें सुनकर कहा कि राजा वह होता है जो मुसीबत के समय ही काम नहीं आता, बल्कि मुसीबत आने से पहले ही कुछ न कुछ बंदोबस्त कर देता है। लोगों के मन में चंद्रभान की बात कुछ अटपटी लगी कि उसको राजा भोज के विषय में कुछ भी नहीं बोलना चाहिए था। गांव के लोगों की समस्या सुलझाना एक अलग बात है और पूरे राज्य की देखरेख करना दूसरी बात है। अब गांव वालों को डर लगने लगा कि यदि चंद्रभान की बातें राजा भोज तक पहुंच गई तो इसे अवश्य ही फांसी पर लटका दिया जाएगा। गांव के सभी लोगों के चेहरों का रंग उड़ चुका था। वे सभी सोच रहे थे कि अगर किसी ने इस बात को सुन लिया और जाकर राजा से शिकायत कर दी तो चंद्रभान के साथ साथ गांव के सभी लोग भी राजा का अपमान करने के मुजरिम माने जाएंगे, क्योंकि सभी गांव वाले भी अपने राजा के विरुद्ध उसकी बातें सुन रहे थे। बस्ती वालों के दिल में डर बढ़ता चला जा रहा था। एक एक करके सभी बस्ती वाले धीरे धीरे उसकी चौपाल में कम जाने लगे। जब उसको एहसास हुआ कि अब बहुत कम लोग उसकी बातें सुनने आते हैं, तो उसने टीले पर जाना कम कर दिया। जब उसने गांव वालों से टीले पर न आने का कारण पूछा तो लोगों ने कहा कि अगर तुम्हारी बातें किसी भेदिए ने सुन ली होती तो राजा के सिपाही तुम्हें पकड़कर ले जा चुके होते और साथ में हमें भी तुम्हारे जुर्म की सजा भुगतनी पड़ती। चंद्रभान ने गांव वालों को आश्चर्य से देखा, जैसे कि सभी लोग झूठ बोल रहे हों। उसने कहा कि मैंने किसी व्यक्ति विशेष के विषय में कुछ भी नहीं कहा, बल्कि मैंने तो सामान्य बात कही कि एक राजा को कैसा होना चाहिए और वो किसी भी देश का हो सकता है। यदि मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति के अनुसार अगर हमारा राजा भी उन विषयों का पालन नहीं करता तो तब भी मैं अपनी बात पर अटल हूँ। धीरे धीरे यह बात पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई। गांव वालों में जो बातें हो रही थी उसकी सुगबुगाहट दूसरे गांव के उस व्यक्ति तक पहुंची जो सूरजभान से ईर्ष्या करता था। उसने विचार किया, यह मौका अच्छा हाथ लगा है। उसने गांव के अन्य लोगों से भी इस विषय में पूछताछ की। उसने सोचा कि सूरजभान से बदला लेने का इससे अच्छा अवसर और कोई नहीं हो सकता है। अगले दिन उसने सारा काम छोड़कर दोपहर के समय चंद्रभान को टीले पर बैठे हुए देखा। वह टीले पर गांव वालों से बात कर रहा था। उसने देखा कि चंद्रभान दो लोगों के आपसी झगड़े निपटा रहा था। दोनों का झगड़ा एक बकरी को लेकर था। उस बकरी पर दो लोग अपना अपना अधिकार जमाने का प्रयास कर रहे थे। चंद्रभान टीले पर बैठे बैठे ही उनकी समस्या सुन रहा था। व्यक्तियों की समस्या हल करते हुए उसने ऐसा न्याय किया जिसे देख सुनकर लोग चकित हो गए। उनमें से एक व्यक्ति खुशी खुशी अपनी बकरी लेकर चला गया और दूसरा व्यक्ति चंद्रभान के न्याय से संतुष्ट था। यह एक उलझा हुआ मामला था। गांव वालों में किसी का भी दिमाग काम नहीं कर रहा था, लेकिन चंद्रभान ने असली दावेदार को आसानी से पहचान लिया। उसने अगले दिन पड़ोसियों के बीच एक बच्चे को लेकर हुए विवाद को निपाटते देखा। उस दिन भी चंद्रभान के न्याय की तारीफ सभी गांव वाले कर रहे थे। जब कुछ ही दिनों में चंद्रभान का नाम दूर दूर तक फैला तो उससे ईर्ष्या करने वाला दूसरे गांव का व्यक्ति और अधिक परेशान हो उठा कि चंद्रभान की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। एक दिन उसने मौका पाकर राजा भोज से शिकायत कर दी है। राजा भोज, सूरजभान का लड़का स्वयं अपने आप को राजा मानकर प्रजा की समस्याओं का निदान कर रहा है। महाराज, वह आपके लिए अपशब्दों का भी प्रयोग कर रहा है। ईर्ष्यालु भानुप्रताप मन ही मन प्रसन्न हो रहा था कि वह अब किसी भी सूरत में नहीं बच सकता। उसे भी अपने अपमान का बदला चुकाने का अच्छा मौका दिख रहा था। राजा भोज ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वे सूरजभान के लड़के पर नजर रखें।
उसके पास न्याय पाने जाने वालों को रोके और फरियादियों को न्याय के लिए मेरे पास लेकर आए। सिपाहियों ने राजा भोज के आदेश का पालन करना शुरू कर दिया। अगले दिन एक व्यापारी को राज दरबार में लाया गया। राजा भोज ने व्यापारी से राज दरबार में आने का कारण पूछा। व्यापारी ने कहा, महाराज, मैं एक छोटा सा व्यापारी हूँ और व्यापार करना मेरा मुख्य पेशा है। नगर से बाहर जाते समय मैंने अपने व्यापारी मित्र के पास कुछ बहुमूल्य वस्तुएं बतौर अमानत रखी थी, ताकि जब मैं लौट कर आऊं तो मेरी बहुमूल्य वस्तुएं सुरक्षित वापस मिल सकें। जब मैंने व्यापारी मित्र से वे बहुमूल्य वस्तुएं मांगी तो उसने देने से इनकार कर दिया। इसीलिए हम दोनों का आपस में झगड़ा हो गया है। महाराज, मुझे मेरी वस्तुएं वापस दिला दीजिए। मेरे साथ न्याय कीजिए महाराज, यही वस्तुएं परिवार का एकमात्र सहारा है। राजा ने व्यापारी द्वारा लगाए गए आरोप के बारे में उसके व्यापारी मित्र से पूछा तो व्यापारी मित्र ने कहा कि यह बात तो सत्य है कि व्यापार के लिए जाते समय यह अपनी बहुमूल्य वस्तुएं मेरे पास रख गया था। इसने मुझसे वायदा किया था कि वह 6 महीने बाद लौटकर अपनी वस्तुएं वापस ले लेगा। जब यह 6 महीने बीत जाने के बाद लौटा तो मैंने इसकी अमानत लौटा दी। राजा भोज ने उस व्यापारी से कहा कि क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है जो यह सिद्ध कर सके कि तुमने इसकी बहुमूल्य वस्तुएं लौटा दी थी? अवश्य महाराज, मैंने गांव के मुखिया और मंदिर के पुजारी के सामने सभी वस्तुएं लौटाई थी। व्यापारी के मित्र की बात सुनकर राजा भोज ने उन दोनों को बुलाने का आदेश दिया। कुछ देर बाद राजा के सिपाही मुखिया और पुजारी को दरबार में ले आए। दोनों की गवाही व्यापारी के मित्र के पक्ष में थी। उन दोनों की पूरी बात सुनने के बाद राजा ने अपना निर्णय सुनाया। यह व्यापारी झूठ बोल रहा है, इसलिए उसे आदेश दिया जाता है कि वह झूठ बोलने के अपराध में अपने मित्र व्यापारी से क्षमा मांगे, वरना उसे राजदंड भोगना पड़ेगा। यह न्याय नहीं, अन्याय है अन्नदाता। यदि मैं चंद्रभान के पास न्याय हेतु जाता तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता, लेकिन आपके सिपाही जबरदस्ती हमें पकड़कर आपके दरबार में ले आए, व्यापारी ने रोते हुए कहा। व्यापारी की बात सुनकर राजा भोज क्रोधित नहीं हुए, बल्कि यह सोचने लगे कि सूरजभान का लड़का कैसा न्याय करता है, जिसकी चर्चा हर जगह है। उसे चलकर देखना चाहिए। राजा भोज ने कहा, अगर तुम दोनों मेरे न्याय से असंतुष्ट हो तो जाकर उसी से न्याय मांगकर देख लो। मैं भी देखना चाहता हूं कि वह किस प्रकार का न्याय करता है। राजा भोज की बात सुनकर व्यापारी और दोनों गवाह भी उसके पीछे पीछे चल दिए। बस्ती के सबसे ऊंचे टीले पर हमेशा की तरह चंद्रभान पहले से ही बैठा हुआ था। गांव के लोग उसके इर्द गिर्द जमा थे। राजा भोज भी भेष बदलकर वहां बैठ गया और उसका न्याय देखने लगा। व्यापारी ने चंद्रभान को जब अपनी विपदा सुनाई तो उसकी बात सुनकर चंद्रभान तेज स्वर में बोला, न्याय करने के लिए राजा होने की आवश्यकता नहीं, न्याय का अपना दृष्टिकोण होता है। यदि न्यायपूर्ण दृष्टिकोण हो तो कोई भी किसी भी समय सही न्याय कर सकता है। यदि मेरे वश में होता तो राजा भोज को यहाँ बुलाकर दिखाता कि न्याय किसे कहते हैं। चंद्रभान ने सबसे पहले व्यापारी के गवाह, गांव के मुखिया और मंदिर के पुजारी को बुलाया और पूछा कि बताओ, उन बहुमूल्य वस्तुओं में कौन कौन सी कितनी वस्तुएं थी। चंद्रभान का यह सवाल सुनते ही मुखिया और पुजारी के होश उड़ गए। उन्होंने लड़खड़ाती जुबान में कहा, हमने तो बस पोटली देखी। व्यापारी के मित्र से चंद्रभान ने कहा कि तुमने तो कहा था कि उन दोनों को दिखाकर बहुमूल्य वस्तुएं लौटा दी थी। अरे तुम तो एक बेईमान इंसान हो। दोनों को झूठी गवाही देने के लिए किस प्रकार का सौदा किया था। व्यापारी मित्र बुरी तरह कांपने लगा, उसकी टांगें लड़खड़ाने लगी। व्यापारी का मित्र चंद्रभान के कदमों में गिरकर रोने लगा।
मुझे क्षमा करें। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं इनकी बहुमूल्य वस्तुएं लौटाने का वादा करता हूँ कि घर जाते ही इनकी वस्तुएं दे दूंगा। राजा भोज ने देखा कि सूरजभान का लड़का चतुर और न्यायप्रिय है। राजा उसके न्याय करने का ढंग देखकर काफी प्रभावित हुए और अपने राजमहल वापस आ गए। वह रात भर चंद्रभान के बारे में सोचते रहे। अगले ही दिन उसने चंद्रभान को राजदरबार में बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारे न्याय करने के तरीके से काफी प्रभावित हूँ। लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आई। कौन सी बात महाराज? चंद्रभान ने हाथ जोड़कर राजा भोज से पूछा। तुम अनपढ़ और एक मामूली चरवाहे हो, फिर भी इतना अच्छा न्याय कैसे कर लेते हो? यह सब उस टीले की करामात है महाराज। जब भी मैं उस टीले पर बैठता हूँ तो मुझ में न जाने कौन सी शक्ति आ जाती है। मैं वहां बैठकर ही सही न्याय करता हूँ। बाकी जगह तो मुझसे कुछ बोला भी नहीं जाता है। राजा भोज ने काफी सोच विचार करने के बाद अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया। अंततः यह निर्णय हुआ कि टीले के नीचे अवश्य ही कोई देवीय शक्ति है। इसे खुदवा कर देखा जाए। अगले ही दिन सैकड़ों मजदूरों ने उस टीले की खुदाई की। बहुत गहराई तक खुदाई करने के पश्चात मजदूरों को एक राज सिंहासन मिला। राजा भोज ने देखा तो सिंहासन की चमक से उसकी आंखें चौंधिया गईं। उनके सामने सोने चांदी एवं रत्नों से जड़ा हुआ बहुमूल्य सिंहासन था। राजा भोज के आदेश पर सिंहासन को राजमहल लाया गया। सिंहासन को साफ किया गया। सफाई के बाद वह और निखर गया। इतना सुंदर सिंहासन अभी तक किसी ने भी नहीं देखा था। सिंहासन के चारों ओर 8-8 पुतलियां बनी थी। पुतलियां इतनी सजीव लगती थी मानो अभी बोल पड़ेंगी। राजा भोज ने इस सिंहासन पर बैठने के लिए एक दिन निश्चित किया और उस दिन दरबार में जश्न का सा माहौल बना हुआ था। राजा भोज जैसे ही सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़े तभी सिंहासन में जड़ी सभी 32 पुतलियां राजा भोज को देखकर हंसने लगी। राजा भोज ने सहमकर अपने कदम पीछे खींच लिए और उन पुतलियों से पूछा, पुतलियों तुम सब मुझे देखकर एक साथ क्यों हंस रही हो? राजा भोज का प्रश्न सुनकर एक पुतली रत्नमंजरी राजा भोज को कुछ बताने के लिए आगे आई। पहली पुतली रत्नमंजरी राजा विक्रम के जन्म तथा इस सिंहासन प्राप्ति की कथा बताती है। वह इस प्रकार है। आर्यावर्त में एक राज्य था जिसका नाम था अम्बावती। वहां के राजा गंधर्वसेन ने चारों वर्णों की स्त्रियों से 4 विवाह किए थे। ब्राह्मणी के पुत्र का नाम ब्रह्मवीत था। क्षत्राणी के 3 पुत्र हुए, शंख, विक्रम तथा भर्तृहरि। वैश्य पत्नी ने चंद्र नामक पुत्र को जन्म दिया तथा शूद्र पत्नी ने धन्वंतरी नामक पुत्र को। ब्राह्मणीत को गंधर्वसेन ने अपना दीवान बनाया, पर वह अपनी जिम्मेवारी अच्छी तरह नहीं निभा सका और राज्य से पलायन कर गया। कुछ समय भटकने के बाद धारा नगरी में ऊंचा ओहदा प्राप्त किया तथा एक दिन राजा का वध करके दुध राजा बन गया। काफी दिनों के बाद उसने उज्जैन लौटने का विचार किया, लेकिन उज्जैन आते ही उसकी मृत्यु हो गई। क्षत्राणी के बड़े पुत्र शंख को शंका हुई कि उसके पिता विक्रम को योग्य समझकर उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकते हैं, और उसने एक दिन सोए हुए पिता का वध करके स्वयं को राजा घोषित कर दिया। हत्या का समाचार दावानल की तरह फैला और उसके सभी भाई प्राण रक्षा के लिए भाग निकले। विक्रम को छोड़कर बाकी सभी भाइयों का पता उसे चल गया और वे सभी मार डाले गए। बहुत प्रयास के बाद शंख को पता चला कि घने जंगल में सरोवर के बगल में एक कुटिया में विक्रम रह रहा है तथा कंदमूल खाकर घनघोर तपस्या में रत है। वह उसे मारने की योजना बनाने लगा और एक तांत्रिक को उसने अपने षड्यंत्र में शामिल कर लिया। योजनानुसार तांत्रिक विक्रम को भगवती आराधना के लिए राजी करता तथा भगवती के आगे विक्रम के सर झुकाते ही शंख तलवार से वार करके उसकी गर्दन काट डालता।
मगर विक्रम ने खतरे को भांप लिया और तांत्रिक को सर झुकाने की विधि दिखाने को कहा। शंख मंदिर में छिपा हुआ था। उसने विक्रम के धोखे में तांत्रिक की हत्या कर दी। विक्रम ने झपट कर शंख की तलवार छीनकर उसका सर धड़ से अलग कर दिया। शंख की मृत्यु के बाद उसका राज्यारोहण हुआ। एक दिन शिकार के लिए विक्रम जंगल गए। मृग का पीछा करते करते सबसे बिछुड़कर बहुत दूर चले आए। उन्हें एक महल दिखा और पास आकर पता चला कि वह महल तूतवरण का है, जो कि राजा बाहुबल का दीवान है। तूतवरण ने बात ही बात में कहा कि विक्रम बड़े ही यशस्वी राजा बन सकते हैं यदि राजा बाहुबल उनका राजतिलक करें। और उसने यह भी बताया कि भगवान शिव द्वारा प्रदत्त अपना स्वर्ण सिंहासन अगर बाहुबल विक्रम को दे दे तो विक्रम चक्रवर्ती सम्राट बन जानेंगे। बाहुबल ने विक्रम का न केवल राजतिलक किया बल्कि खुशी खुशी उन्हें स्वर्ण सिंहासन भी भेंट कर दिया। कालांतर में विक्रमादित्य चक्रवर्ती सम्राट बन गए और उनकी कीर्तिपता का सर्वत्र लहरा उठी। दूसरी पुतली चित्रलेखा की कथा इस प्रकार है। एक दिन राजा विक्रमादित्य शिकार खेलते खेलते एक ऊंचे पहाड़ पर आए। वहां उन्होंने देखा एक साधु तपस्या कर रहा है। साधु की तपस्या में विघ्न नहीं पड़े, यह सोचकर वे उसे श्रद्धापूर्वक प्रणाम करके लौटने लगे। उनके मुड़ते ही साधु ने आवाज दी और उन्हें रुकने को कहा। विक्रमादित्य रुक गए और साधु ने उनसे प्रसन्न होकर उन्हें एक फल दिया। उसने कहा, जो भी इस फल को खाएगा तेजस्वी और यशस्वी पुत्र प्राप्त करेगा। फल प्राप्त कर जब वे लौट रहे थे तो उनकी नजर एक तेजी से दौड़ती महिला पर पड़ी। दौड़ते दौड़ते एक कुएं के पास आई और छलांग लगाने को उद्यत हुई। विक्रम ने उसे थाम लिया और इस प्रकार आत्महत्या करने का कारण जानना चाहा। महिला ने बताया कि उसकी कई लड़कियां हैं पर पुत्र एक भी नहीं। चूंकि हर बार लड़की ही जन्म लेती है, इसलिए उसका पति उससे नाराज है और गाली गलौज तथा मारपीट करता है। वह इस दुर्दशा से तंग होकर आत्महत्या करने जा रही थी। राजा विक्रमादित्य ने साधु वाला फल उसे दे दिया तथा आश्वासन दिया कि अगर उसका पति फल खाएगा तो इस बार उसे पुत्र ही होगा। कुछ दिन बीत गए। एक दिन एक ब्राह्मण विक्रम के पास आया और उसने वही फल उसे भेंट किया। विक्रम स्त्री की चरित्रहीनता से बहुत दुखी हुए। ब्राह्मण को विदा करने के बाद वे फल लेकर अपनी पत्नी के पास आए और उसे वह फल दे दिया। विक्रम की पत्नी भी चरित्रहीन थी और नगर के कोतवाल से प्रेम करती थी। उसने वह फल नगर कोतवाल को दिया ताकि उसके घर यशस्वी पुत्र जन्म ले। नगर कोतवाल एक वेश्या के प्रेम में पागल था और उसने वह फल उस वेश्या को दे दिया। वेश्या ने सोचा कि वेश्या का पुत्र लाख यशस्वी हो तो भी उसे सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त हो सकती है। उसने काफी सोचने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि इस फल को खाने का असली अधिकारी राजा विक्रमादित्य ही है। उसका पुत्र उसी की तरह योग्य और सामर्थ्यवान होगा तो प्रजा की देखरेख अच्छी तरह होगी और सभी खुश रहेंगे। यही सोचकर उसने विक्रमादित्य को वह फल भेंट कर दिया। फल को देखकर विक्रमादित्य ठगे से रह गए। उन्होंने पड़ताल कराई तो नगर कोतवाल और रानी के अवैध संबंध का पता चल गया। वे इतने दुखी और खिन्न हो गए कि राज्य को ज्यों का त्यों छोड़कर वन चले गए और कठिन तपस्या करने लगे। चूंकि विक्रमादित्य देवताओं और मनुष्यों को समान रूप से प्रिय थे, देवराज इंद्र ने उनकी अनुपस्थिति में राज्य की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली देव भेज दिया। वह देव नृपविहीन राज्य की बड़ी मुस्तैदी से रक्षा तथा पहरेदारी करने लगा। कुछ दिनों के बाद विक्रमादित्य का मन अपनी प्रजा को देखने को करने लगा। जब उन्होंने अपने राज्य में प्रवेश करने की चेष्टा की तो देव सामने आ खड़ा हुआ। उसे अपनी वास्तविक पहचान देने के लिए विक्रम ने उससे युद्ध किया और पराजित किया। पराजित देव मान गया कि उसे हराने वाले विक्रमादित्य ही हैं
और उसने उन्हें बताया कि उनका एक पिछले जन्म का शत्रु यहाँ आ पहुंचा है और सिद्धि कर रहा है। वह उन्हें खत्म करने का हर संभव प्रयास करेगा। यदि विक्रम ने उसका वध कर दिया तो लंबे समय तक वे निर्विघ्न राज्य करेंगे। योगी के बारे में सब कुछ बताकर उस देव ने राजा से अनुमति ली और चला गया। विक्रम की चरित्रहीन पत्नी तब तक ग्लानि से विष खाकर मर चुकी थी। विक्रम ने आकर अपना राजपाट संभाल लिया और राज्य का सभी काम सुचारुपूर्वक चलने लगा। कुछ दिनों के बाद उनके दरबार में वह योगी आ पहुंचा। उसने विक्रम को एक ऐसा फल दिया जिसे काटने पर एक कीमती लाल निकला। पारितोषिक के बदले उसने विक्रम से उनकी सहायता की कामना की। विक्रम सहर्ष तैयार हो गए और उसके साथ चल पड़े। वे दोनों श्मशान पहुंचे तो योगी ने बताया कि एक पेड़ पर बेताल लटक रहा है और एक सिद्धि के लिए उसे बेताल की आवश्यकता है। उसने विक्रम से अनुरोध किया कि वे बेताल को उतार कर उसके पास ले आए। विक्रम उस पेड़ से बेताल को उतार कर कंधे पर लाद कर लाने की कोशिश करने लगे। बेताल बार बार उनकी असावधानी का फायदा उठाकर उड़ जाता और पेड़ पर लटक जाता। ऐसा 24 बार हुआ। हर बार बेताल रास्ते में विक्रम को एक कहानी सुनाता। 25वीं बार बेताल ने विक्रम को बताया कि जिस योगी ने उसे लाने भेजा है वह दुष्ट और धोखेबाज है। उसकी तांत्रिक सिद्धि की आज समाप्ति है तथा आज वह विक्रम की बलि दे देगा जब विक्रम देवी के सामने सर झुकाएगा। राजा की बलि से ही उसकी सिद्धि पूरी हो सकती है। विक्रम को तुरंत इंद्र के देव की चेतावनी याद आई। उन्होंने बेताल को धन्यवाद दिया और उसे लादकर योगी के पास आए। योगी उसे देखकर अत्यंत हर्षित हुआ और विक्रम से देवी के चरणों में सर झुकाने को कहा। विक्रम ने योगी को सर झुकाकर सर झुकाने की विधि बतलाने को कहा। ज्यों ही योगी ने अपना सर देवी चरणों में झुकाया कि विक्रम ने तलवार से उसकी गर्दन काट दी। देवी बलि पाकर प्रसन्न हुई और उन्होंने विक्रम को 2 बेताल सेवक दिए। उन्होंने कहा कि स्मरण करते ही ये दोनों बेताल विक्रम की सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। विक्रम देवी का आशीष पाकर आनंद पूर्वक वापस महल लौटे। तीसरी पुतली चंद्रकला ने जो कथा सुनाई वह इस प्रकार है। एक बार पुरुषार्थ और भाग्य में इस बात पर ठन गई कि कौन बड़ा है। पुरुषार्थ कहता कि बगैर मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है, जबकि भाग्य का मानना था कि जिसको जो भी मिलता है भाग्य से मिलता है, परिश्रम की कोई भूमिका नहीं होती है। उनके विवाद ने ऐसा उग्र रूप ग्रहण कर लिया कि दोनों को देवराज इंद्र के पास जाना पड़ा। झगड़ा बहुत ही पेचीदा था, इसलिए इंद्र भी चकरा गए। पुरुषार्थ को वे नहीं मानते जिन्हें भाग्य से ही सब कुछ प्राप्त हो चुका था। दूसरी तरफ अगर भाग्य को बड़ा बताते तो पुरुषार्थ उनका उदाहरण प्रस्तुत करता जिन्होंने मेहनत से सब अर्जित अर्जित किया था। असमंजस में पड़ गए और किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। काफी सोचने के बाद उन्हें विक्रमादित्य की याद आई। उन्हें लगा सारे विश्व में इस झगड़े का समाधान सिर्फ वही कर सकते हैं। उन्होंने पुरुषार्थ और भाग्य को विक्रमादित्य के पास जाने के लिए कहा। पुरुषार्थ और भाग्य मानव भेष में विक्रम के पास चल पड़े। विक्रम के पास आकर उन्होंने अपने झगड़े की बात रखी। विक्रमादित्य को भी तुरंत कोई समाधान नहीं सूझा। उन्होंने दोनों से 6 महीने की मोहलत मांगी और उनसे 6 महीने के बाद आने को कहा। जब वे चले गए तो विक्रमादित्य ने काफी सोचा। किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके तो उन्होंने सामान्य जनता के बीच भेष बदलकर घूमना शुरू किया। काफी घूमने के बाद भी जब कोई संतोषजनक हल नहीं खोज पाए तो दूसरे राज्यों में भी घूमने का निर्णय किया। काफी भटकने के बाद भी जब कोई समाधान नहीं निकला तो उन्होंने एक व्यापारी के यहाँ नौकरी कर ली। व्यापारी ने उन्हें नौकरी उनके यह कहने पर दी, जो काम दूसरे नहीं कर सकते हैं वे कर देंगे, दी।
कुछ दिनों बाद वह व्यापारी जहाज पर अपना माल लादकर दूसरे देशों में व्यापार करने के लिए समुद्री रास्ते से चल पड़ा। अन्य नौकरों के अलावा उसके साथ विक्रमादित्य भी थे। जहाज कुछ ही दूर गया होगा कि भयानक तूफान आ गया। जहाज पर सवार लोगों में भय और हताशा की लहर दौड़ गई। किसी तरह जहाज एक टापू के पास आया और वहां लंगर डाल दिया गया। जब तूफान समाप्त हुआ तो लंगर उठाया जाने लगा, मगर लंगर किसी के उठाए न उठा। अब व्यापारी को याद आया कि विक्रमादित्य ने यह कहकर नौकरी ली थी कि जो कोई ना कर सकेगा वे कर देंगे। उसने विक्रम से लंगर उठाने को कहा। लंगर उनसे आसानी से उठ गया। लंगर उठते ही जहाज ऐसी गति से बढ़ गया कि टापू पर विक्रम छूट गए। उनकी समझ में नहीं आया क्या किया जाए। द्वीप पर घूमने फिरने चल पड़े। नगर के द्वार पर एक पट्टिका टंगी थी जिस पर लिखा था कि वहां की राजकुमारी का विवाह विक्रमादित्य से होगा। वे चलते चलते महल तक पहुंचे। राजकुमारी उनका परिचय पाकर खुश हुई और दोनों का विवाह हो गया। कुछ समय बाद वे कुछ सेवकों को साथ ले अपने राज्य की ओर चल पड़े। रास्ते में विश्राम के लिए जहां डेरा डाला वहीं एक सन्यासी से उनकी भेंट हुई। सन्यासी ने उन्हें एक माला और एक छड़ी दी। उस माला की दो विशेषताएं थी। उसे पहनने वाला अदृश्य होकर सब कुछ देख सकता था तथा गले में माला रहने पर उसका हर कार्य सिद्ध हो जाता। छड़ी से उसका मालिक सोने के पूर्व कोई भी आभूषण मांग सकता था। सन्यासी को धन्यवाद देकर विक्रम अपने राज्य लौटे। एक उद्यान में ठहरकर संग आए सेवकों को वापस भेज दिया तथा अपनी पत्नी को संदेश भिजवाया कि शीघ्र ही वे उसे अपने राज्य बुलवा लेंगे। उद्यान में ही उनकी भेंट एक ब्राह्मण और एक भाट से हुई। वे दोनों काफी समय से उस उद्यान की देखभाल कर रहे थे। उन्हें आशा थी कि उनके राजा कभी उनकी सुध लेंगे तथा उनकी विपन्नता को दूर करेंगे। विक्रम पसीज गए। उन्होंने सन्यासी वाली माला भाट को तथा छड़ी ब्राह्मण को दे दी। ऐसी अमूल्य चीजें पाकर दोनों धन्य हुए और विक्रम का गुणगान करते हुए चले गए। विक्रम राज दरबार में पहुंचकर अपने कार्य में संलग्न हो गए। 6 मास की अवधि पूरी हुई तो पुरुषार्थ तथा भाग्य अपने फैसले के लिए उनके पास आए। विक्रम ने उन्हें बताया कि वे एक दूसरे के पूरक हैं। उन्हें छड़ी और माला का उदाहरण याद आया। जो छड़ी और माला उन्हें भाग्य से सन्यासी से प्राप्त हुई थी, उन्हें ब्राह्मण और भाट ने पुरुषार्थ से प्राप्त किया। पुरुषार्थ और भाग्य पूरी तरह संतुष्ट होकर वहां से चले गए। चौथी पुतली कामकंदला की कथा से भी विक्रमादित्य की दानवीरता तथा त्याग की भावना का पता चलता है। वह इस प्रकार है। एक दिन राजा विक्रमादित्य दरबार को संबोधित कर रहे थे, तभी किसी ने सूचना दी कि एक ब्राह्मण उनसे मिलना चाहता है। विक्रमादित्य ने कहा कि ब्राह्मण को अंदर लाया जाए। जब ब्राह्मण उनसे मिला तो विक्रम ने उसके आने का प्रयोजन पूछा। ब्राह्मण ने कहा कि वह किसी दान की इच्छा से नहीं आया है, बल्कि उन्हें कुछ बतलाने आया है। उसने बतलाया कि मानसरोवर में सूर्योदय होते ही एक खंभा प्रकट होता है, जो सूर्य का प्रकाश ज्यों-ज्यों फैलता है ऊपर उठता चला जाता है, और जब सूर्य की गर्मी अपनी पराकाष्ठा पर होती है तो सूर्य को स्पर्श करता है। ज्यों-ज्यों सूर्य की गर्मी घटती है, छोटा होता जाता है तथा सूर्यास्त होते ही जल में विलीन हो जाता है। विक्रम के मन में जिज्ञासा हुई कि ब्राह्मण का इससे अभिप्राय क्या है। ब्राह्मण उनकी जिज्ञासा को भाप गया और उसने बतलाया कि भगवान इंद्र का दूत बनकर वह आया है ताकि उनके आत्मविश्वास की रक्षा विक्रम कर सके। उसने कहा कि सूर्य देवता को घमंड है कि समुद्र देवता को छोड़कर पूरे ब्रह्मांड में कोई भी उनकी गर्मी को सहन नहीं कर सकता। देवराज इंद्र उनकी इस बात से सहमत नहीं है।
उनका मानना है कि उनकी अनुकंपा प्राप्त मृत्युलोक का एक राजा सूर्य की गर्मी की परवाह न करके उनके निकट जा सकता है। वह राजा आप हैं। राजा विक्रमादित्य को अब सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने सोच लिया कि प्राणोत्सर्ग करके भी सूर्य भगवान को समीप से जाकर नमस्कार करेंगे तथा देवराज के आत्मविश्वास की रक्षा करेंगे। उन्होंने ब्राह्मण को समुचित दान दक्षिणा देकर विदा किया तथा अपनी योजना को कार्यरूप देने का उपाय सोचने लगे। उन्हें इस बात की खुशी थी कि देवतागण भी उन्हें योग्य समझते हैं। भोर होने पर दूसरे दिन वे अपना राज्य छोड़कर चल पड़े। एकांत में उन्होंने मां काली द्वारा प्रदत्त दोनों बेतालों का स्मरण किया। दोनों बेताल तत्क्षण उपस्थित हो गए। विक्रम को उन्होंने बताया कि उन्हें उस खंभे के बारे में सब कुछ पता है। दोनों बेताल उन्हें मानसरोवर के तट पर लाए। रात उन्होंने हरियाली से भरी जगह पर काटी और भोर होते ही उस जगह पर नजर टिका दी जहां से खंभा प्रकट होता। सूर्य की किरणों ने ज्यों ही मानसरोवर के जल को छुआ कि एक खंभा प्रकट हुआ। विक्रम तुरंत तैरकर उस खंभे तक पहुंचे। खंभे पर ज्यों ही विक्रम चढ़े जल में हलचल हुई और लहरें उठकर विक्रम के पांव छूने लगी। ज्यों-ज्यों सूर्य की गर्मी बढ़ी, खंभा बढ़ता रहा। दोपहर आते आते खंभा सूर्य के बिल्कुल करीब आ गया। तब तक विक्रम का शरीर जलकर बिल्कुल राख हो गया था। सूर्य भगवान ने जब खंभे पर एक मानव को जला हुआ पाया तो उन्हें समझते देर नहीं लगी कि विक्रम को छोड़कर कोई दूसरा नहीं होगा। उन्होंने भगवान इंद्र के दावे को बिल्कुल सच पाया। उन्होंने अमृत की बूंदों से विक्रम को जीवित किया तथा अपने स्वर्ण कुंडल उतारकर उन्हें भेंट कर दिए। उन कुंडलों की विशेषता थी कि कोई भी इच्छित वस्तु वे कभी भी प्रदान कर देते। सूर्य देव ने अपना रथ अस्ताचल की दिशा में बढ़ाया तो खंभा घटने लगा। सूर्यास्त होते ही खंभा पूरी तरह घट गया और विक्रम जल पर तैरने लगे। तैरकर सरोवर के किनारे आए और दोनों बेतालों का स्मरण किया। बेताल उन्हें फिर उसी जगह लाए जहां से उन्हें सरोवर ले गए थे। विक्रम पैदल अपने महल की दिशा में चल पड़े। कुछ ही दूर पर एक ब्राह्मण मिला जिसने उनसे वे कुंडल मांग लिए। विक्रम ने बेहिचक उसे दोनों कुंडल दे दिए। उन्हें बिल्कुल मलाल नहीं हुआ। पांचवी पुतली लीलावती ने भी राजा भोज को विक्रमादित्य के बारे में जो कुछ सुनाया उससे उनकी दानवीरता ही झलकती थी। कथा इस प्रकार थी, हमेशा की तरह एक दिन विक्रमादित्य अपने दरबार में राजकाज निपटा रहे थे, तभी एक ब्राह्मण दरबार में आकर उनसे मिला। उसने उन्हें बताया कि उनके राज्य की जनता खुशहाल हो जाएगी और उनकी भी कीर्ति चारों तरफ फैल जाएगी अगर वे तुला लग्न में अपने लिए कोई महल बनवाएं। विक्रम को उसकी बात जंच गई और उन्होंने एक बड़े ही भव्य महल का निर्माण करवाया। कारीगरों ने उसे राजा के निर्देश पर सोने चांदी, हीरे जवाहरात और मणिमोतियों से पूरी तरह सजा दिया। महल जब बनकर तैयार हुआ तो उसकी भव्यता देखते बनती थी। विक्रम अपने सगे संबंधियों तथा नौकर चाकरों के साथ उसे देखने गए। उनके साथ वह ब्राह्मण भी था। विक्रम तो जो मंत्रमुग्ध हुए, वह ब्राह्मण मुंह खोले देखता ही रह गया। बिना सोचे उसके मुंह से निकला, काश इस महल का मालिक मैं होता। विक्रमादित्य ने उसकी इच्छा जानते ही झट वह भव्य महल उसे दान में दे दिया। ब्राह्मण के तो मानो पांव ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वह भागता हुआ अपनी पत्नी को यह समाचार सुनाने पहुंचा। इधर ब्राह्मणी उसे खाली हाथ आते देख कुछ बोलती उससे पहले ही उसने उसे हीरे जवाहरात और मणिमुक्ताओं से जड़े हुए महल को दान में प्राप्त करने की बात बता दी। ब्राह्मण की पत्नी की तो खुशी की सीमा न रही। उसे एक बार की लगा मानो उसका पति पागल हो गया और यूं ही अनाप शनाप बक रहा हो, मगर उसके बार बार कहने पर वह उसके साथ महल देखने के लिए चलने को तैयार हो गई। महल की शोभा देखकर उसकी आंखें खुली रह गईं।
महक का कोना कोना देखते देखते कब शाम हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। थके मांदे वे एक शयन कक्ष में जाकर निढाल हो गए। अर्धरात्रि में उनकी आंखें किसी आवाज से खुल गई। सारे महल में खुशबू फैली थी और सारा महक प्रकाशमान था। उन्होंने ध्यान से सुना तो लक्ष्मी बोल रही थी। वह कह रही थी कि उनके भाग्य से वह यहाँ आई है और उनकी कोई भी इच्छा पूरी करने को तैयार है। ब्राह्मण दंपति का डर के मारे बुरा हाल हो गया। ब्राह्मणी तो बेहोश ही हो गई। लक्ष्मी ने 3 बार अपनी बात दोहराई, लेकिन ब्राह्मण ने कुछ नहीं मांगा तो क्रुद्ध होकर चली गई। उसके जाते ही प्रकाश तथा खुशबू दोनों गायब। काफी देर बाद ब्राह्मणी को होश आया तो उसने कहा, यह महल जरूर भुतहा है, इसलिए दान में मिला। इससे अच्छा तो हमारा टूटा फूटा घर है जहां चैन की नींद सो सकते हैं। ब्राह्मण को पत्नी की बात जंच गई। सहमे समय बाकी रात काट कर तड़के ही उन्होंने अपना सामान समेटा और पुरानी कुटिया को लौट आए। ब्राह्मण अपने घर से सीधा राजभवन आया और विक्रमादित्य से अनुरोध करने लगा कि वे अपना महल वापस ले लें। पर दान दी गई वस्तु को वे कैसे ग्रहण कर लेते? काफी सोचने के बाद उन्होंने महल का उचित मूल्य लगाकर उसे खरीद लिया। ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर लौट गया। ब्राह्मण से महल खरीदने के बाद राजा विक्रमादित्य उसमें आकर रहने लगे। वहीं अब दरबार भी लगता था। एक दिन वे सोए हुए थे तो लक्ष्मी फिर आई। जब लक्ष्मी ने उनसे कुछ भी मांगने को कहा तो वे बोले, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है। फिर भी आप अगर देना ही चाहती हैं, तो मेरे पूरे राज्य में धन की वर्षा कर दे और मेरी प्रजा को किसी चीज की कमी न रहने दे। सुबह उठकर उन्हें पता चला कि सारे राज्य में धन वर्षा हुई है और लोग वर्षा वाला धन राजा को सौंप देना चाहते हैं। विक्रमादित्य ने आदेश किया कि कोई भी किसी अन्य के हिस्से का धना नहीं समेटेगा और अपने हिस्से का धन अपनी संपत्ति मानेगा। जनता जय जयकार कर उठी।